आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक का नाम है वोमेन राइट अबाउट वोमेन। यानी कि अब यहाँ पे औरतों के बारे में लिख रही थी। मतलब कि एक औरत का तकलीफ एक औरत ही अच्छी तरीके से समझ सकती है ना। तो हम लोगों को ये मालूम है कि पहले के ज़माने में औरतों को अलग अलग प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे औरतों के समस्याओं को फिर बताएगा कौन भाई, है ना। तो वो कौन बताएंगे? औरतें ही बताएंगे। तो अब यहाँ पे एक औरतें अलग अलग प्रकार के औरतों के बारे में लिख रही थी, यानी कि उनके जीवन के बारे में लिख रही थी कि एक आम महिला को किस किस प्रकार के समस्याओं से लड़ना पड़ता है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है मुस्लिम वोमेन लाइक दी बेगम्स। बेगम का मतलब होता है मुस्लिम वोमेन के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। बेगम का मतलब होता है अ मुस्लिम वोमेन ऑफ हाई रैंक। हाई रैंक का मतलब यहाँ पे जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी है, बहुत ही समझदार है ना, इस प्रकार का। या फिर अलग अलग पोस्ट पे भी है तो उसको भी हम लोग बेगम ही कहते हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग तो अपने बीवी को भी प्यार से बेगम कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा पत्नी जो है वो अच्छी है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, होशियार है, इसीलिए लोग उसको बेगम भी कह देते हैं। ठीक है ना। चल हाँ, वो उसमें एक डर के मारे भी कह देते हैं, वो भी अलग बात है ना। चलिए, तो यहाँ पे मुस्लिम वोमेन लाइक द बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वोमेन। यानी कि भोपाल के मुस्लिम महिलाएं भी इस मामले में बहुत आगे थी, यानी कि एजुकेशन फैलाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं के बीच में, ठीक है। आगे फिर दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। उन्होंने भोपाल की मुस्लिम महिलाओं ने खास करके लड़कियों के पढ़ने के लिए ना अलीगढ़ में एक प्राइमरी स्कूल ही खोल दिए थी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चियाँ आएंगे और पढ़ेंगे अपना। प्राइमरी स्कूल का मतलब छोटे छोटे बच्चे आएंगे और छोटे से स्कूल होंगे, वहीं पे वो लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बेगम रुकैया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। अच्छा, हमारे पटना में भी एक स्कूल जो है खोला गया था और कलकत्ता में भी खोला गया था बेगम रुकैया सखावत हुसैन के बारे हुसैन के द्वारा, ठीक है ना। तो ये एक महिला है, मुस्लिम वोमेन है, जिन्होंने पटना में भी और कलकत्ता में भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल खोली थी, है ना, ताकि वो लोग पढ़ सके। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर केवल मुस्लिम महिलाएं ही केवल वहाँ पे पढ़ सकती थी क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, सब कोई वहाँ पे पढ़ सकती थी। उसके बाद बाय द 1880s इंडियन वोमेन बिगन टू एंटर यूनिवर्सिटीज। अब यहाँ पे हमारा भारत चूंकि धीरे धीरे बदल रहा था, तो उसके बाद अब यहाँ पे 1880s का बात हो रहा है। उस समय के आसपास लगभग हमारे इंडिया के महिलाएं जो आगे पढ़ना चाहती थी वो आगे पढ़ के अब यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले रही थी, यानी कि ये लोग और आगे बढ़ रही थी। अच्छा बात है। सम ऑफ देम बिकम डॉक्टर्स एंड सम बिकम टीचर्स। तो कुछ महिलाएं अब धीरे धीरे डॉक्टर बन रही थी, कुछ टीचर्स बन रही थी, यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब हमारा भारत धीरे धीरे बदल रहा था, ठीक है। महिलाओं का जो स्थिति था वो सुधर रहा था। उसके बाद मैनी वोमेन बिगन टू राइट एंड पब्लिश देयर व्यूज ऑन वोमेन इन सोसाइटी। अब बहुत सारी महिलाएं अलग अलग प्रकार के महिलाओं के बारे में लिखती भी थी और उसका किताब छपवा के बाजार में उनका बिकता भी था और लोग चाहते भी थे उसको खरीदे, क्योंकि उनको भी मालूम हो कि किस किस प्रकार के समस्याओं का महिलाओं का सामना करना पड़ता है ना। तो अब महिलाएं दूसरे महिलाओं के बारे में वो लिखती थी, पब्लिश करती थी और मार्केट में उसको बेचती थी कि लोग इसको खरीदे, पढ़े और लोग जाने कि महिलाओं को किस किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में। उसके बाद ताराबाई शिंदे, ये एक महिला है। ताराबाई शिंदे वॉज एजुकेटेड एट होम एट पूना। ताराबाई शिंदे ने पढ़ना लिखना जो कुछ भी इन्होंने सीखा, इन्होंने अपने घर पे ही सीखा, वो भी पूना में, ठीक है। एंड सी पब्लिश अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। और इन्होंने अपना एक बुक लिखा था, इन्होंने अपना एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। हिंदी से मालूम चल रहा है, जिसमें कि महिला और पुरुष के बीच में तुलना किया गया होगा, कंपैरिजन किया गया होगा। तो इसका मतलब हो गया अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, क्रिटिसाइजिंग दी सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। मतलब ये हो गया कि हमारे समाज में महिला और पुरुष के बीच में जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस के स्वरूप में कि पुरुष अपने आप को महान समझ रहा है और महिलाओं को उसको
कम समझा जा रहा है। इस प्रकार के चीज़ों को उन्होंने अपने किताब स्त्री पुरुष तुलना में लिखा था, ताकि लोग भी इसके बारे में सोचे, उसके बारे में विचारें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर याद रखिएगा, ताराबाई शिंदे जी ने अपना एक किताब लिखा था, उसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, और उस किताब में बेसिकली मेन और वुमेन के बीच में कंपैरिजन बताया गया है, जो कि हमारे समाज में उस समय पे था। ठीक है, आगे उसके बाद है पंडिता रामाबाई वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड शी फेल्ट दैट हिंदुइज्म वॉज ऑपरेसिव टूवर्ड्स वुमेन। पंडिता रामाबाई संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ज्ञाता थे नहीं, ज्ञाता थी, यानी कि ये भी एक महिला है, ठीक है ना। पंडिता रामाबाई भी एक महिला थी। इनको ना मतलब कह सकते हैं कि आप संस्कृत में बहुत अच्छा नॉलेज था, इनका बहुत अच्छा नॉलेज था, और इनका ये मानना था कि हिंदुइज्म में, यानी कि हिंदू रिलीजन में अपने महिलाओं के ऊपर क्या हो रहा है, गलत काम हो रहा है। मतलब कि देखिए साफ लिखा हुआ है, हिंदुइज्म वाज ऑपरेसिव टुवर्ड्स वुमेन, मतलब कि हिंदू लोग अपने महिलाओं को ज़्यादा दबा रहे हैं, उसको ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो देख रही थी समाज में, है ना, समाज में वही चीज़ तो हो रहा था पहले, तो वही उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म जो है, यानी कि हिंदू लोग अपने महिलाओं को ज़्यादा दबा रहे हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, है ना। महिलाओं को भी हक है आगे बढ़ने का। आगे she wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women। अब देखो हमारे इंडिया में उस समय पे कुछ ऐसे भी घर थे जो कि बहुत रईस थे, और वो लोग चाहते थे कि हमारे बेटियां, हमारे घर की महिलाएं पढ़े, लेकिन कुछ ऐसे भी अपर कास्ट के लोग थे जो कि ये नहीं चाहते थे कि हमारे घर की बेटियां बाहर जाए पढ़े, वो नहीं चाहते थे। तो अब देखो, है तो अपर कास्ट, बहुत ऊपर वाले कास्ट के हैं, लेकिन ये लोग भी अपने बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए या फिर जो भी करना हो वो करने के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते। तो ये भी क्या है, एक दुखद कहानी है ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी अपर कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में इन्होंने किताब लिखा कि किस प्रकार से अपर कास्ट हिंदू वुमेन को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भले ही वो अपर कास्ट से है, लेकिन उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी कुछ कुछ फैमिली के द्वारा बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो चाहे कास्ट कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, महिलाओं का समस्या कॉमन था, ठीक है। उसके बाद शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना। इन्होंने विधवा महिलाओं के लिए एक विडोज होम खोल दिया, मतलब कि एक ऐसा आश्रम इन्होंने एक तरीके से बना दिया जहां पे कि सारी की सारी विधवा महिला आके रह सकती हैं, ठीक है। उसके बाद टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स। जैसे मान लीजिए किसी महिला का पति उसका डेथ हो गया, तो अब डेथ हो जाता था ना पहले, तो उसके जो रिश्तेदार हुआ करते थे उसको बहुत ताना मारते थे कि तुमने ही कुछ किया होगा कि तुम्हारा पति मर गया, यानी कि अब उस महिलाओं को गलत नजरिए से देखा जाता था, मतलब कि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। तो उस प्रकार की महिलाएं अब जाएं तो जाए कहाँ, तो उनके लिए पंडिता रामाबाई ने पूना में एक विडो होम खोल दिया था कि जितने भी विधवा महिला है जिनको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ताना वाना दे रहा है, तो आप यहाँ पे आके आराम से रह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। उसके बाद हियर वुमेन वेयर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। और इस विडो होम में महिलाओं को ट्रेंड किया जाता था, यानी कि अलग अलग चीज़ों का इसको नॉलेज दिया जाता था ताकि ये अपना जीवन अपने से चला पाए, है ना। इकोनॉमिकली मतलब इनको किसी प्रकार का कोई कमी ना हो, या अपना जरूरत का सामान अपने से पूरा कर ले, ऐसा इनको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलता था। उसके बाद मैनी हिंदू नेशनलिस्ट्स फेल्ट दैट हिंदू वुमेन were adopting western ways and this would corrupt Hindu culture and erode family values। यानी कि बहुत से हमारे हिंदू नेशनलिस्ट का मतलब हो गया वैसे लोग जो कि बहुत बड़े थे पहला, तो दूसरा बात हिंदू के बहुत बड़े बड़े नेता लोग, है ना, जो कि अपने भारत को बहुत ही प्यार करते थे। वैसे लोगों का मानना यह था कि हमारे भारत की महिलाएं ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही है, और इससे ये होगा कि हमारा जो हिंदू कल्चर है वो क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, और हमारा जो फैमिली वैल्यू है, यानी कि एक परिवार में जो महिलाओं का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि अब हमारी महिलाएं ना आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे हमारे लोग थे आज भी जो कि ये चाहते थे कि यदि ऐसा हुआ तो हमारा जो हिंदू कल्चर है वो नष्ट हो जाएगा, और हमारा जो वैल्यू है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। क्या ये सोचना गलत था कि नहीं था, बिल्कुल गलत था।
ठीक है। उसके बाद आगे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स का मतलब ये हो गया वो मुस्लिम लोग जो कि पुराने ख्याल के थे, है ना, जो कि बदलाव बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर आल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंजेस। तो वो लोग भी डरते थे कि हमारे बहू बेटियों को कोई नुकसान ना हो जाए, या फिर वो गलत चीजें ना सीख लें बाहर जाके, है ना, ये चीज का डर जो है उनको भी सताता था। उसके बाद फिर क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के लगभग आखिरी समय पे वोमेन देमसेल्व्स वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म। अब यहाँ पे हमारी महिलाएं भी इतना जागरूक हो गई थी कि वो अपने हक के लिए रिफॉर्म चाहती थी, यानी कि बदलाव चाहती थी, है ना। उनको भी लग गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अपने आप भी बदलना पड़ेगा, हमको भी मैदान में उतरना पड़ेगा और जंग छेड़ना पड़ेगा, इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद दे रोट बुक्स। अब वो लोग महिलाएं क्या करने लगी, अपना किताब अपने से लिखने लगी, मैगजीन लिखने लगी, फाउंडेड स्कूल खोलने लगी, ट्रेनिंग सेंटर खोलने लगी, एंड सेटअप वर्कर्स एसोसिएशन। और महिलाओं का ग्रुप यानी कि एसोसिएशन भी ये लोग बनाने लगे। ग्रुप इसलिए बनाते थे ताकि किसी भी प्रकार के समस्याओं को खत्म करने के लिए हम लोग सारी महिलाएं यदि एकजुट हो जाएंगे तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो महिलाओं को समस्या है, और जब तक महिलाएं ही बदलाव नहीं चाहेगी तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए इनको लगा कि भाई हमारे लिए काम हो रहा है तो हमको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, है ना, तो इन्होंने हिस्सा भी लिया। उसके बाद दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप। पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है कि वो ग्रुप जो कि पॉलिटिकल पार्टी पे या फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है। जैसे मान लीजिए कि किसी मोहल्ले में ना नाला खराब है, वहाँ पे डेली एक आदमी का मृत्यु हो जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का मतलब ये गवर्नमेंट को प्रेशर करना, उसको बताना कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इस प्रकार का। तो दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप टू पुश लॉज फॉर फीमेल सफरेज। फीमेल सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। यानी कि वो लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रेशर लगाती थी, जोर लगाती थी कि हम लोगों को भी राइट टू वोट दो, यानी कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट दो। तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा चीज समझ में आ गया कि पहले हमारे भारत में महिलाओं को भी वोटिंग राइट नहीं था। बात समझ में आ गया, मेन को था लेकिन वुमेन को नहीं था। तो वो लोग अब धीरे धीरे गवर्नमेंट पे या फिर वहाँ के जो भी बड़े बड़े कास्ट के लोग हुआ करते होंगे उस समय पे, उसको ये लोग प्रेशर देते थे कि हमको भी वोटिंग राइट का अधिकार दो चाहिए, और साथ ही साथ हेल्थ केयर भी हमको चाहिए अच्छा से अच्छा, और हमको बेटर एजुकेशन भी चाहिए, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे देश की महिलाएं अब धीरे धीरे जागरूक हो रही थी, ठीक है ना, वो अपने हक के लिए आवाज उठा रही थी। उसके बाद some of them joined various kinds of nationalist and socialist movement from the 1920s। अब 1920 के आसपास हमारे भारत में ना आंदोलन कॉमन बात था, यानी कि उस समय पे अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए आंदोलन करना, गांधी जी के साथ महिलाओं का चलना, ये आम बात था। तो महिलाएं इतना ज़्यादा प्रेरित हो चुकी थी, और इसी बीच में हमारे अंदर भारत में महात्मा गांधी भी आ चुके थे साउथ अफ्रीका से, तो उनके पीछे इतनी सारी महिलाएं एकजुट हो गई अपने आज़ादी के लिए कि पूछो मत। मतलब कि गांधी जी एक बार कहते थे महिलाओं को कि आंदोलन करना है तो सारी महिलाएं एकजुट हो जाती थी, इस प्रकार का गांधी जी के अंदर पावर था, ठीक है। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे महिलाएं जो है ना नेशनलिस्ट मूवमेंट को हो या फिर सोशलिस्ट मूवमेंट का मतलब सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए जो आंदोलन चलता था, जैसे आप सुने होंगे नमक कानून, ये सब चीज़ें, हाँ, नमक सत्याग्रह, ये सब जो था, इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़ के 1920 से हिस्सा लेने लगी थी गांधी जी के साथ मिल के, ठीक है। उसके बाद लीडर्स चाहे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ग्रांट देयर सपोर्ट टू डिमांड्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। तो हमारे भारत के दो बहुत ही दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ग्रांट दिया यानी कि प्रॉमिस कर दिया कि हम महिलाओं के लिए ग्रेटर इक्वालिटी लाएंगे, मतलब कि महिलाओं को भी हम इक्वालिटी देंगे, जिस प्रकार से पुरुषों के सामने है उसी प्रकार का सुख सुविधा हम महिलाओं को भी देंगे, और साथ ही साथ फ्रीडम फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं को आज़ादी भी मिलेगा हर चीज़ का, चाहे वो वोटिंग का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, हर चीज़ का उनको अधिकार मिलेगा जो कि पुरुषों को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो अब महिलाओं को और भी अच्छा लगने लगा भाई, क्योंकि उस समय पे हमारे भारत का जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े लीडर थे, और जब कोई बड़ा लीडर कुछ कह देता है ना तो लोगों को एक विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई इसने कहा है तो सच में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेशनलिस्ट लीडर्स, नेशनलिस्ट लीडर का मतलब वो लोग जो कि भारत की आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे, है ना, जैसे हमारे हो गए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब कौन थे,
नेशनलिस्ट लीडर ही थी, ठीक है। तो नेशनलिस्ट लीडर प्रॉमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारे भारत के जो भी बड़े बड़े उस समय पे नेता लोग थे, उन्होंने महिलाओं को प्रॉमिस किया कि हम आपको वोटिंग राइट देंगे, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फुल सफरेज, मतलब कि पूरा का पूरा आपको वोटिंग राइट मिलेगा। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। तो पूरा का पूरा आपको वोटिंग राइट मिलेगा, लेकिन तब जब हमारा भारत देश आजाद हो जाएगा तब, ठीक है ना। यानी कि जब अंग्रेज यहाँ से 1947 से भागा, उसके बाद महिलाओं को वोटिंग राइट मिल गया, ठीक है। ये सारा चीज उस समय पे चल रहा था। ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सेकंड मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।